हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए और एक फ्रेश लेक्चर वीडियो में। देखो क्लास 12 की बात करें तो ये रहा सिलेबस और यहाँ से आपके आने वाले हैं क्वेश्चन। ये पुराने कुछ ईयर्स के हिसाब से यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया हमें कि सोल्यूशन से नियरली 7 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 मार्क्स के, और यही लगभग हर साल देखने को ट्रेंड मिला है। राइट, ये आपके सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो ये ऑथेंटिक भी है। अब देखो चलते हैं हम लोग आज के अपने फर्स्ट चैप्टर पे। सोल्यूशन जो हमारा चैप्टर है उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, एंड यहाँ पर देखोगे तो बहुत ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई जो कि आपने आई होप कवर कर लिया होगा। राइट, अब तो आपके बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। हम लोग करने क्या वाले हैं, देखो आपके बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यू सेक्शन आने वाला है वही हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ये जितने भी चैप्टर्स हैं उससे मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उठाऊंगा और उसको मैं डिटेल तरीके से डिस्कस करूंगा, जिससे आपका जो है कि एक प्रकार से क्या होगा कि रिवीजन होगा और आप आसानी से क्वेश्चन आंसर राइटिंग में भी उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो चलो फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर सोल्यूशन। ओके, सो ये रहा हमारे पास जो चैप्टर है हमारा सोल्यूशन। राइट, क्लास 12 के लिए है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग बेस्ड। राइट, एज पर बोर्ड एग्जाम पैटर्न। तो ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन अपना और फिर उसको आंसर को मार्क करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें से कौन है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो आपने एग्जाम स्कूल में पढ़ा होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक प्रकार का क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। बाकी विस्कोसिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, सरफेस टेंशन भी नहीं है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तीनों के तीनों भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। अब कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कोलिगेटिव होती हैं या फिर कोलिगेटिव होता ही क्या है, आ जाओ जरा एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। राइट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। अब आपको समझ में आ गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो केवल और केवल राइट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर एक सोल्यूशन बना है तो उसमें एक सॉल्यूट होगा, राइट, और एक जो होगा आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। राइट, तो सॉल्यूट पार्टिकल पर केवल डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट ऑन देयर नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, बट कि उसमें कितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं वो आप यहाँ पर देखो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये इतने ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सा, आप एक बार इसको एक बार फिर से देख लो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट, यही होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। The other properties like viscosity or surface tension depends on the intermolecular forces and chemical nature of substances, not just the number of particles। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपने देख लिया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से कौन सी है और कौन कौन सी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह पे हमारे पास ऑप्शन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी हो सकता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, ये सब हो सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। राइट, इतने ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, उसके बाद अगर कोई आता है तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, सो ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन एथेनॉल एंड वाटर आर मिक्स्ड। क्या किस टाइप का सोल्यूशन बनता है जब एथेनॉल और वाटर को आपस में मिलाया जाता है। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। आप इन वीडियो को पॉज करो, चारों ऑप्शन पढ़ो और खुद का दिमाग लगा के आंसर करो। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन एथेनॉल एंड वाटर आर मिक्स्ड। जब एथेनॉल और वाटर को मिक्स करते हैं तो किस टाइप का सोल्यूशन बनता है, तो एक नॉन आइडियल सोल्यूशन बनता है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, जो है कि राउल्ट लॉ से। राइट, अब इसका पूरा मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको जरा एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि ये क्या है सर, ये जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए, कह रहा है कि व्हेन एथेनॉल एंड वाटर मिक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑकर्स। जब एथेनॉल और वाटर आपस में मिक्स होते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। राइट, बट इट इज वीकर देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्योर वाटर। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो आप सभी लोगों को पता है कि H2O जो होता है, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कहीं ना कहीं इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एथेनॉल और वाटर वाले का, वो थोड़ा वीकर होता है। हेंस द मॉलिक्यूल्स एस्केप मोर इजिली। इसलिए इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो
मिक्सिंग से जो हमारा सोल्यूशन बना उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से स्केप हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, रिजल्टिंग इन अ हायर वेपर प्रेशर। और इसकी वजह से हमारा जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, हायर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, राइट, देन एक्सपेक्टेड। मतलब एक्चुअली में हमने जो एक्सपेक्ट किया था। अब देखो ये आप पूरा कॉन्सेप्ट अगर पढ़े होगे ना बुक में तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उससे क्या हो जाता है कि वो ज़्यादा हो जाता है एंड फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। नाउ सच सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो जब कभी भी वेपर प्रेशर हाई होता है तो वो राउल्ट लॉ से कैसा डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन, राइट। तो नाउ इफ डेविएशंस आर स्ट्रॉन्ग इनफ दे कैन फॉर्म एन एजियोट्रॉप, बट नॉट ऑल पॉजिटिव डेविएशन मिक्सर्स नियरली नेसेसरीली डू, राइट। तो इसको आप एक बार फिर से पॉज करो और खुद से भी एक बार पढ़ के देखो, और अगर नहीं समझ में आता यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, बट इसको मैं और इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता यहाँ पर, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन को थोड़ा डिटेल में ले लिया है कि इसको आप खुद ही पढ़ो और इसको जो याद रखने वाली चीज़ है उसको आप याद रख लो, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जब कभी भी एथेनॉल और वाटर आपस में मिक्स होंगे तो किस प्रकार का सोल्यूशन बनेगा। एक तो एक नॉन आइडियल बनेगा, आइडियल नहीं बनेगा, नॉन आइडियल बनेगा, और जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट लॉ से, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस पे राउल्ट लॉ एप्लीकेबल होता है, राइट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ओनली, वोलेटाइल सॉल्यूट्स ओनली। आप खुद से पढ़ो और आंसर मार्क करो। देखो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आइडियल सॉल्यूशंस ओनली। राउल्ट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, वो केवल और केवल आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, राइट। इसके एक्सप्लेनेशन में इसको थोड़ा डिटेल तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। देखो अगर आपको नहीं अभी तक अगर याद होगा तो आप यहां से समझ लो। राउल्ट लॉ स्टेट्स दैट, एक्चुअली में राउल्ट्स लॉ कहता ही क्या है, तो राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के अंदर एक एक मतलब कि जितने भी कंपोनेंट हैं, मतलब समझ पा रहे हो, जैसे मान लो एक आइडियल सोल्यूशन बना, इसमें आपने ढेर सारे सॉल्यूट, हो सकता है एक से ज्यादा सॉल्यूट इसके अंदर हो, राइट। तो जितने भी पार्शियल, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट इन एन आइडियल सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के। नाउ इट अप्लाइज टू आइडियल लिक्विड सोल्यूशंस नॉट गैसेस। ये केवल और केवल आइडियल लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई होता है, गैसेस के लिए नहीं हो पाता। इट ऑल्सो एज्यूम्स दैट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, लाइक विच इज ट्रू फॉर ओनली फॉर आइडियल सोल्यूशन। अब ये नीचे वाली लाइन क्या है, ये अगेन आप जो है कि अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ें तो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, राइट। बट यहाँ पर मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप अभी इतना समझो कि राउल्ट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये होता है आइडियल सोल्यूशंस ओनली। ये केवल आइडियल सोल्यूशन पे लागू होगा। थर्ड का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इन चारों ऑप्शन में से हमको ये बताना है कि किसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा, राइट। तो इसका जो एक्चुअली करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 1 मोल ऑफ NaCl। 1 मोलल NaCl जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में ये बात हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखो ऐसा क्यों होगा और किसी का बॉइलिंग पॉइंट हाई कैसे हम बता पाएंगे, तो ये 1/2 फैक्टर से होता है। जरा यहाँ एक्सप्लेनेशन में समझो। देखो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन। जैसे क्या होता है कि हमने अभी लिया 1 मोल क्या, NaCl, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करेगा कि ये हमारे सॉल्यूशन में, राइट, ये जब सोल्यूशन हम इसका बनाते हैं NaCl का, तो ये हमको कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको प्रोड्यूस करके दे रहा है, राइट। अब NaCl को अगर हम पानी में डाल दें तो हमको कितने पार्टिकल्स देगा, जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl डिसोसिएट्स इनटू मोर पार्टिकल्स आयंस प्रोड्यूसिंग अ ग्रेटर 1/2 फैक्टर, राइट। आई 1/2 फैक्टर को किससे शो करते हैं, आई से। तो वही हमको ये समझा रहा है कि जो NaCl है ये कंपाउंड मतलब आयनिक कंपाउंड है। एक्चुअली NaCl कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड जो कि डिसोसिएट होता है ज्यादा पार्टिकल्स में, मोर पार्टिकल्स में, या फिर आयन कह लो, प्रोड्यूसिंग अ ग्रेटर 1/2 फैक्टर। और अगर ज्यादा में डिसोसिएट होगा मतलब ज्यादा अगर आयंस में टूटेगा तो हमको 1/2 फैक्टर भी वो ज्यादा देगा, मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए भी इसका जो है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक ग्लूकोज और यूरिया डू नॉट डिसोसिएट। अब इस ऑप्शन में आप देखोगे तो यूरिया वगैरह भी है, ग्लूकोज भी है, यूरिया, ग्लूकोज, एथेनॉल, तो ये सब क्या करेंगे, ये आंसर क्यों नहीं है हमारा, क्योंकि देखो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है पहले तो वो जल्दी टूटेंगे नहीं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो जल्दी वो अपने सोल्यूशन में टूटते नहीं है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक ग्लूकोज और यूरिया डू नॉट डिसोसिएट गिविंग स्मॉलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि जल्दी टूटते नहीं है और हमको स्मॉलर
एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट देते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन नहीं मिलता हमको, मतलब कि बढ़ोतरी कह सकते हो कि नहीं मिलता। Hence, comparing solutions with equal molarity gives a clear idea of colligative effect। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि I का जो वैल्यू है, वन हाफ फैक्टर की जो वैल्यू है वो उसी के लिए ज़्यादा होगी जो आसानी से सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। और डिसोसिएट होकर के हमको क्या दे देगा, ज़्यादा क्या करेगा, हमको ज़्यादा आयंस प्रोवाइड करेगा। ज़्यादा आयंस जो प्रोवाइड करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन फॉर अ सेल। इसमें से कौन है जो कि हमको एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा किसी भी एक सेल के लिए, राइट। तो एक सेल के लिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन हमको कौन प्रोवाइड करेगा, आप इसको पढ़ो क्योंकि आपने ये इस चैप्टर में पढ़ा होगा, ये तो एमसीक्यू है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन सेल के लिए कब हमें प्राप्त होगा, जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन आउटसाइड में ज़्यादा हो जाएगा, राइट, इनसाइड के तुलना में। इनसाइड में कंसंट्रेशन कम हो लेकिन आउटसाइड में सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन था वो ज़्यादा अगर होगा, इनसाइड जाके उसका कंसंट्रेशन अगर कम हो गया, तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं सर, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, राइट। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा और भी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, आओ जरा देख लेते हैं। आप यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसको याद कर सकते हो कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन किसे कहते हैं। तो जो जिस सॉल्यूट पार्टिकल का, राइट, जिस सॉल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन अंदर की साइड ज़्यादा हो, सॉरी बाहर के साइड ज़्यादा हो, आउटसाइड में उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो इन कंपेरिजन टू इनसाइड, इस तरीके के जो है कि सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नाउ हाइपरटोनिक सोल्यूशन हैज़ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन inside the cell, higher solute concentration than inside the cell. Water moves out of the cell through osmosis leading to shrinkage, जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्मोसिस, plasmolysis. If solute concentration is lower outside it becomes hypotonic and if equal it is isotonic। तो ये आप जरा इस लाइन को ध्यान रखो, तो जरा ये वाला लाइन आपके और भी क्वेश्चन सही कराने वाला है। हाइपरटोनिक आप समझ गए। हाइपरटोनिक कब, जब सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड में क्या है सर, ज़्यादा है, इनसाइड के तुलना में आउटसाइड ज़्यादा है। इफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लोअर आउटसाइड, अगर आउटसाइड में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर मान लो लोअर है तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाते हैं। तो थोड़े से का फर्क है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में। तो आप एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, उसको उल्टा कर देना। और अगर दोनों इक्वल होता है तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक कहते हैं। अब यहां पर आ जाओ जरा, इसको यहां देख लेते हैं। सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड जितना है उतना ही आउटसाइड है, तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे सर, आइसोटोनिक। क्या कहेंगे, आइसोटोनिक। अब ये क्वेश्चन आ भी सकता है इसलिए मैंने इसको आपको डिटेल जो है कि बता दिया। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन आउटसाइड में क्या है, कम है, ठीक है, और इनसाइड में क्या है, ज्यादा है, तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे सर, हाइपोटोनिक, राइट, हाइपोटोनिक। और अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है आउटसाइड में इनसाइड के तुलना में, तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं सर, हाइपरटोनिक, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि विच लॉ इज यूज टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें से कौन से लॉ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, राइट। 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वांट हाफ लॉ। अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा कि वांट हाफ फैक्टर आई से ही हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर यूं कह लो कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन जो है कि कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो आओ जरा इसको एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, वांट हाफ प्रपोज दैट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो यहां से आप ना 1 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है आपके, राइट। ये 1 मार्क्स का एक्चुअली क्वेश्चन है कि वांट हाफ फैक्टर एक्चुअली में क्या प्रपोज करता है, क्या बताता है। तो देखो, वांट हाफ प्रपोज दैट ऑस्मोटिक प्रेशर बिहेव सिमिलरली टू गैस प्रेशर एंड इज गिवन बाय द इक्वेशन वेयर द मोलर कंसंट्रेशन इज गैस constant and is temperature in Kelvin. Now this relation helps in determining molar masses of solute that do not dissociate or associate in solution, right। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी का भी ऑस्मोटिक प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है तो वो कौन से लॉ से कैलकुलेट होता है, वांट हाफ फैक्टर से। वांट हाफ फैक्टर क्या क्या बताता है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मैंने इन सारी चीज़ों को जो है कि बता दिया है। वीडियो पॉज करो, उसको एक बार फिर से पढ़ लो।
ओके, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसमें से कौन सा पेयर है जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट लॉ से, राइट। तो इसको आप पॉज करो और खुद से आंसर मार्क करो। करेक्ट जो होगा 7 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए ही, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म ये बड़ा फेमस सा एग्जाम्पल भी है, तो इसलिए आपको याद भी होना चाहिए। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का जो सोल्यूशन होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट लॉ से। इसको जरा डिटेल में मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर आप आ जाओ। देखो, नेगेटिव डेविएशन ऑकर्स व्हेन स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर्म बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देन इन द प्योर कंपोनेंट। एक्चुअली में नेगेटिव डेविएशन कब शो होने लगता है? जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है, जो सॉल्यूट है और जो हमारा सॉल्वेंट है, इन दोनों के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, मतलब वो एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है। उस कंडीशन में इनका जो क्या कहते हैं डेविएशन होता है वो निगेटिव होने लगता है, क्योंकि इन कंपैरिजन टू प्योर कंपोनेंट्स। नाउ लीडिंग टू लोअर वेपर प्रेशर, और अगर ऐसा होता है तो वहां पर वेपर प्रेशर क्या होने लगता है? कम होने लगता है देन एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्ट होता है उससे इनका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होने लगता है। नाउ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेंस एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन। और एक और रीजन है कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। और देखो, जब कभी भी कोई एक बॉन्डिंग क्रिएट कर देगा या उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या होता है कि वो हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करने लगते हैं और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो वेपर प्रेशर होता है, वो क्या होने लगता है? लोअर होने लगता है, कम होने लगता है। नाउ पॉजिटिव डेविएशन हैपेंस व्हेन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर वीकर। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शंस जो होगा वो क्या होगा? वीकर होगा या कमजोर होगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो। इसमें से कौन राउल्ट लॉ से एक नेगेटिव डेविएशन शो करेगा? वो है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। दो रीजन है, एक तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है इसके रीजन से, और दूसरा कि ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर देते हैं जिसके वजह से इनका जो है कि नेगेटिव डेविएशन शो करने लगता है राउल्ट लॉ से। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट। क्या होता है व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये एक्चुअली में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है। 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इट डिक्रीजेज। जब कभी भी हम लोग कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होने लगता है? डिक्रीज हो जाता है, राइट, कम हो जाता है। इसको जरा आप यहां पे समझो अच्छे से। एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर। जब कोई भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो वो वेपर प्रेशर को क्या कर देता है? लो कर देता है, कम कर देता है ऑफ द सोल्यूशन के ही वेपर प्रेशर को क्या कर देता है? कम कर देता है। एंड दस द सॉल्वेंट फ्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर। इसीलिए जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो कम ही टेम्परेचर पे क्या हो जाता है सर? फ्रीज हो जाता है, टू इक्वलाइज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस। सॉलिड और लिक्विड फेज का जो हमारा वेपर प्रेशर होता है उसको वो मेंटेन करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए कम ही टेम्परेचर पे वो क्या होने लगता है? फ्रीज होने लगता है। नाउ दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये एक क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अभी ऊपर हमने देख लिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, राइट। तो ये चीज आप याद रखोगे कि जब कभी भी आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो वो हमेशा वेपर प्रेशर को लो करेगा, और अगर ऐसा होता है तो वो लोअर टेम्परेचर पे ही अपने आप को क्या कर देगा? फ्रीज कर देगा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप पानी में नमक डाल के उसको फ्रीज करोगे तो वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा, राइट। जो आइसक्रीम इंडस्ट्रीज है वो यही तो करती हैं, पानी में नमक डाल देती हैं, जिससे क्या होने लगता है? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर ऐड हो गया और उसका जो अब वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, जो है कि उसका टेम्परेचर जो है कि लोअर टेम्परेचर पे ही वो फ्रीज हो जाएगा, राइट। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अगर आप कभी भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा सर? डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल शो मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। इनमें से कौन ऐसा है जो मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेगा, यानी कि उसके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी सेम टेम्परेचर, मतलब सबको सेम टेम्परेचर पे ही अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आएगी या फिर मैक्सिमम आएगी। 9 को आप पॉज करो, कैलकुलेट करो और समझो कि किसका हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 0.1 मोल MgCl2 अगर है तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी अगर सबको सेम टेम्परेचर पे हम लोग ट्रीट करें तो। अब इसके पीछे क्या रीजन है आज इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए,
इसके एक्सप्लेनेशन में ये चीज समझिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। आप सभी लोगों को पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, यानी कि I इंटू सी इंटू आर इंटू टी, राइट, सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो नाउ आयनिक कंपाउंड्स दैट डिसोसिएट इनटू मोर आयंस प्रोड्यूस हायर ऑस्मोटिक प्रेशर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा आयन डिसोसिएट करेगा। तो यहां पर देख लो, तो MgCl2 गिव्स 3 पार्टिकल्स। जैसे MgCl2 जब टूटेगा, MgCl2 अपने आयंस में जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Mg2+ में और Cl2Cl- में, यही दोनों हमारे टूटेंगे। तो कितने आयन हुए टोटल, 2+ यानी कि 2 आयन यहां से और 1 माइनस यानी कि 1 आयन यहां से। तो 2 और 1 मिलके कितना हो गया, 3, यानी कि यहां से टोटल कितने आयन डिसोसिएट हुए, 3 आयन डिसोसिएट हुए, राइट। और NaCl हमको कितना देता है, 2 देता है। देख लो यहां पर NaCl अगर अब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Na+ और Cl- में, यानी कि 1 आयन यहां से और 1 आयन यहां से, यानी कि 2 आयंस में ये टूटा। वहीं ग्लूकोज और यूरिया तो एक एक ही देंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा हमको आयन कौन दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमको दे रहा है MgCl2, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप ये बात भी याद रखना कि ऑस्मोटिक, मतलब यहां पर आपसे यही तो पूछ रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टेम्परेचर पे, ये किसके लिए होगा, तो ये होगा MgCl2 के पास। क्यों भाई, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और सॉल्यूट पार्टिकल्स किस में ज्यादा हैं, तो जैसे आप लोगों ने अभी देखा कि NaCl में कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, 2 हैं, ग्लूकोज में 1 हैं, और MgCl2 में कितने हैं, 3 हैं, और वहीं यूरिया में कितने हैं, 1 हैं। तो सबसे ज्यादा हमको डिसोसिएशन किसने दिया, तो वो MgCl2 ने दिया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। कौन सा इसमें इससे स्टेटमेंट है जो कि एक आइडियल सोल्यूशन के लिए ट्रू है। अब देखते हैं जरा, वीडियो पॉज करो और खुद से आंसर मार्क करो। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि जहां पर एक आइडियल सोल्यूशन कब होगा, जब डेल्टा H की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए और डेल्टा V की भी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। जब दोनों डेल्टा H और डेल्टा V ये दोनों ही जब 0 के इक्वल हो जाते हैं, उस तरीके के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं सर, आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, राइट। इसको जरा डिटेल में हम जरा यहाँ पर समझ लेते हैं। ये देखो कह रहा है कि इन एन आइडियल सोल्यूशन एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग, यानी कि डेल्टा H मिक्स, एंथैल्पी चेंज मिक्सिंग, यानी कि मिक्सिंग की जो एंथैल्पी चेंज होनी चाहिए, एंड वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग, यानी कि डेल्टा V मैक्स, राइट, मिक्स, यानी कि वॉल्यूम चेंज जो होना चाहिए, दोनों आर बोथ 0 बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द सेम एज बिटवीन देयर ऑन मॉलिक्यूल्स, राइट। उसमें क्या होता है, देखो अब ये कॉन्सेप्ट ना आपको बढ़िया से समझाया गया होगा जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया होगा, बट यहाँ पर मैं ऐसे नॉर्मली आपको समझा देता हूँ कि देखो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है ना, कि जैसे मान लो कि सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट का अपना एक वेपर प्रेशर होगा, और वहीं जो सॉल्वेंट है उसका भी अपना क्या होगा, एक वेपर प्रेशर होगा, राइट। अपने नॉर्मल फेज में जब इनको हम लोग इनका वेपर प्रेशर निकालेंगे, ठीक है, तो उस समय पे, लेकिन अब अच्छा जो इनका इस समय पे वेपर प्रेशर होगा वही होना चाहिए जब इनको हम आपस में ऐड कर दें, तब भी इनका वेपर प्रेशर वही होना चाहिए, तभी वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा, राइट। तो ये चीज आप यहां समझ सकते हो कि ये क्या होता है, इनका आर बोथ 0 बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम एज बिटवीन देयर ऑन मॉलिक्यूल्स। नाउ रियल सोल्यूशन जनरली डेविएट्स फ्रॉम दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर से रियल सोल्यूशन डेविएट हो जाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि उनके सॉल्यूट का जो टेम्परेचर बॉइलिंग एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट आप समझ लो, ऑस्मोटिक प्रेशर या ये कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर, ये क्या होगा, ज़्यादा होता है, या फिर जैसे ही इसको हम मिक्स करते हैं इसका जो है कि क्या होने लगता है, कम होने लगता है, तो वो डेविएट होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जनरली ये समझा सकता हूँ कि जो आइडियल सोल्यूशन होता है उसके लिए यही स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर क्या, बी, जिसमें डेल्टा H मिक्स, ठीक है, एंथैल्पी चेंज मिक्सिंग की वैल्यू भी 0 हो और वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग की भी वैल्यू क्या हो, 0 हो, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कह रहा है कि हेनरीज लॉ डील्स विथ विच रिलेशनशिप। हेनरी लॉ जो है वो किस रिलेशनशिप में डील करता है, राइट। तो हेनरी लॉ आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इसको आप वीडियो पॉज करो और खुद से आंसर मार्क करो। 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर। जो हेनरीज लॉ है वो किस में डील करता है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर, मतलब कि गैस के और प्रेशर के सॉल्युबिलिटी में ये डील करता है। इसके एक्सप्लेनेशन में आप समझो कि एक्चुअली में हेनरीज लॉ है ही क्या। देखो हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। किसी भी लाइक सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, लिक्विड की जो
लिक्विड जो है मतलब कि गैस का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के पार्शियल प्रेशर से वो जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एबव द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज वेयर इज हेनरीज कांस्टेंट। नाउ दिस लाइज इंपॉर्टेंट इन कार्बोनेटेड बेवरेज एंड स्क्यूबा डाइविंग। तो ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा या फिर इस चैप्टर में आपने बढ़िया से अगर पढ़ा होगा तो ये जरूर पढ़ा होगा कि हेनरीज लॉ जो होता है वो गैस और लिक्विड के आपस में जो है कि सॉल्युबिलिटी पे जो है कि बात करता है कि गैस लिक्विड में कब सॉल्युबल अच्छे से होगा और कब नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि हेनरी लॉ किस में डील करता है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन विथ वाटर। इसमें से कौन है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं, राइट। तो अगेन आप खुद से आंसर मार्क करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होगा, राइट, CCl4, ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ नहीं बनाएगा। अब ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे, आ जाओ जरा देख लेते हैं। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिक्वायर्स अ हाइड्रोजन एटम अटैच टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी संभव हो पाएगा जब हाइड्रोजन किसी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन। अगर ऐसा है तभी वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, पॉसिबल है। बट कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हैज नो हाइड्रोजन एटम, इसके पास हाइड्रोजन एटम तो है ही नहीं, सो इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मेकिंग इट इमिसिबल विथ वाटर। ये क्या करेगा, ये इमिसिबल होगा वाटर के साथ। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी आप देखेंगे तो अमोनिया में, एथेनॉल में और ग्लूकोज, इन तीनों में ही आप देखेंगे तो हाइड्रोजन है। एक किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है। जैसे अमोनिया में ही देख लो तो NH3 होता है ना अमोनिया का, तो नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके साथ हाइड्रोजन है, तो इसका वाटर के साथ एक लिंकेज हो सकता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं जरा। कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विथ, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विथ। अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि ये हेनरी लॉ है कि किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पे डील करता है वो, तो वो कब डिक्रीज होगा ये हमको बताना है। 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज कब होगा, किसी भी गैस की जो लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी है वो कब डिक्रीज होगी, जब इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। अब देखो ऐसा क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो कि गैस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब आप इसको एक लाइन में याद कर लो इसको कि सॉल्युबिलिटी गैस की डिक्रीज होने लगती है कब, जब इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज होती हैं वो तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नाउ व्हेन टेम्परेचर राइजेस द इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड। जब टेम्परेचर हम लोग वहां से बढ़ा देते हैं, बढ़ जाता है, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाने लगता है। नाउ रिलीजिंग द गैस फ्रॉम द सोल्यूशन, और इससे क्या होता है, सोल्यूशन से ही गैस बाहर निकलने लगती है, जिसको हम लोग ली चैटरली प्रिंसिपल भी कहते हैं। आप ऐसे ही समझ लो। देखो जैसे मान लो कि पानी है हमारे पास, ठीक है, वाटर है, इसको अगर आप इसका टेम्परेचर मान लो बढ़ा दोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो इसके अंदर जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो अब वेपर के फॉर्म में आ गए, और वेपर के फॉर्म में आ गए तो अब यहाँ से उनका डिक्रीज, मतलब कि यहाँ से उनका गैस बन के उड़ जाना तो सबसे ज्यादा आसान हो गया। तो ये बताओ, हम तो ये कह रहे थे कि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, यहाँ तो खुद ही गैस बाहर निकल रहा है, तो वो जो है कि कहाँ से उसमें जो है कि क्या कहते हैं, सॉल्युबल होगा। तो इसका इसलिए जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड गैस के अंदर क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें चारों में से कौन है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऊपर ही हम लोगों ने देख लिया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, आइए जरा देख लेते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हीट ऑफ सोल्यूशन, ये कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, जो नेचर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, लाइक राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पर। उसी तरह के प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर फिर से वही बातें लिखी होंगी, बट फिर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट देयर नेचर। नाउ हीट of solution depends on chemical interaction between solute and solvent, so it is not a colligative property। अगर जल्दी मैंने पढ़ दिया हो तो आप वीडियो पॉज करो, खुद पढ़ो एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। सो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, कह रहा है कि द वांट हाफ फैक्टर आई
फॉर Na2SO4 इन सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली, Na2SO4 का जो है कि सोल्यूशन के अंदर वन टॉप फैक्टर I की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो आप सभी लोगों को पता है कि I क्या होता है, I वो होता है कि ये जो सॉल्यूट है ये वाटर सोल्यूशन में जाने के बाद से कितने आयन्स हमको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। जितने आयन प्रोवाइड करेगा वही उसके I की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको आप खुद से सॉल्व करो और बताओ कि कितने आयन ये प्रोड्यूस कर सकता है। 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ये 3 आयंस प्रोड्यूस करेगा, इसलिए आई की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर आ जाओ जरा देख लेते हैं कैसे डिसोसिएट होगा। Na2SO4 डिसोसिएट्स इन वाटर एज, देखो Na2SO4 जब वाटर के अंदर डाल दोगे तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा 2Na प्लस और SO4 2 निगेटिव। आप सभी लोगों को पता है SO4 की का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 2 निगेटिव होता है। तो आप ऐसा समझ लो कि Na 2Na प्लस में और SO4 2 माइनस में। अब देखो यहाँ से कितने आयन, एक आयन, एक प्लस मतलब एक आयन, और प्लस यहाँ से कितने आयन, 2 निगेटिव आयन यानी कि 2 आयन। तो 2 और 1 कितना, 3, यानी कि यहाँ से कुल कितने हम लोगों को वैल्यू आयंस मिले, तो 3 आयंस, राइट। तो इसके आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देयरफॉर द थ्योरेटिकल वन टॉप फैक्टर शुड बी 3। हाउएवर इन रियल कंडीशंस ड्यू टू आयन पेयरिंग इट मे बी स्लाइटली लेस देन 3। बट मतलब ये हमको ये बता रहा है कि वन टॉप फैक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। बट रियल कंडीशंस में क्या होता है, थोड़ा सा बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर होता है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर होता है, इसके वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी सी 3 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये कुछ टेक्निकल टर्म होगा, यहाँ आपको नहीं जाना, बस आप ये समझो कि जितने आयंस में डिसोसिएट होगा उतने ही उसके आई की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर्स फॉर्म अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसमें से कौन सा ऐसा सोल्यूशन होगा जो एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है कि हमको बना करके देगा। अगेन आपने ये पढ़ा होगा, वीडियो पॉज करो और खुद से इसका आंसर मार्क करो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर प्लस HCl। वाटर प्लस HCl जो होगा वो हम लोगों को क्या करेगा, फॉलोइंग मिक्सर फॉर्म्स अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना करके दे देगा। अब ये क्या होता है पहले आ जाओ देख लेते हैं। अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लोअर होता है, कम होता है देन ईदर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो अगेन ये चीज़ अगर आप पढ़े होगे तो आपको ये लाइन समझ में आ रहा होगा कि एजियोट्रॉप जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से। कैसा एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। द वाटर HCl मिक्सर इज अ क्लासिक एग्जांपल एज द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेविएशन कॉज्ड इट टू बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर, राइट। तो जो वाटर और HCl का जो मिक्सचर होता है ये एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से। तो आप जरा ये दोनों कनेक्शन को एक बार अपने नोट्स में भी नोट कर लेना और इसको रोज अगर आप देख सको तो देखते रहना कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट। क्या रीजन है डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट में हम किसी एक सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो क्या कारण है जिससे कि डिप्रेशन होने लगता है वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर कम होने लगता है। 4 ऑप्शन हमारे आपके पास हैं, आप जरा इन चारों को पढ़िए और आंसर मार्क करिए। 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सॉल्यूट पार्टिकल्स ब्लॉक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एस्केपिंग। क्या रीजन है कि डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर होने लगता है, इसका रीजन यही है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसको सॉल्यूट पार्टिकल्स ब्लॉक कर देते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स ब्लॉक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एस्केपिंग, मतलब कि बाहर निकलने से उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं उसका रास्ता, राइट। तो देखते हैं जरा इसमें क्या एक्सप्लेनेशन में हमको बता सकता है। ये कह रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई सरफेस पोजीशन। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्यूपाई सरफेस पोजीशन। सरफेस पोजीशन का मतलब कि बिल्कुल ऊपर का पोजीशन, राइट, ऊपर का पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेती हैं एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल फॉर इवेपोरेशन। और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ होती हैं, नीचे होती हैं। अब यही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इवेपोरेशन के लिए ऊपर जाती हैं जब इसका हम लोग हीट बढ़ाते हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऊपर ही तैर रही हैं और ये बहुत ही कम सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जो है कि अलाउ करती हैं, एस्केप करती हैं, ताकि ये जो है कि वेपर बन के बाहर उड़े। नाउ हेंस लोअरिंग वेपर प्रेशर, और इसके वजह से जो वेपर प्रेशर हमारा होता है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है। नाउ दिस कॉन्सेप्ट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी मोर और लेस यही चीज होती है, यही समझाने की बात कर रहा है। तो ये चीज आप याद रख लो कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर बन रहा था वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। किसका मतलब कि सेम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा, आपको ये बताना है किस पेयर का। तो आप जरा इसको पढ़ो और खुद से देखो तो जरा कि किसका जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा वो लगभग सेम होगा।
18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 0.1 मोल ग्लूकोज एंड 0.1 मोल सुक्रोज, इन दोनों का जो क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा, वो लगभग क्या होगा, बराबर ही होगा, राइट। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिपेंड्स ऑन मोलैरिटी इनटू वन हाफ फैक्टर। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किस पे डिपेंड करता है, मोलैरिटी इनटू वन हाफ फैक्टर आई। नाउ नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक ग्लूकोज एंड सुक्रोज डू नॉट डिसोसिएट। अब हमको ये चीज पता है कि ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज भी और सुक्रोज भी, ये दोनों क्या करेंगे, टूटेंगे ही नहीं, अपने आयंस में जल्दी डिसोसिएट ही नहीं होंगे। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक ग्लूकोज एंड सुक्रोज डू नॉट डिसोसिएट, सो इक्वल मोलर सोल्यूशन ऑफ बोथ शो द सेम एलिवेशन। तो इनका जो इक्वल मोलर सोल्यूशन होगा, मतलब कि इक्वल मोलर सोल्यूशन ही तो कहेंगे, इनका जो मोलैरिटी है वो लगभग सेम है, तो बोथ शो द सेम एलिवेशन। नाउ व्हाइल आयनिक वन शो हायर वैल्यू ड्यू टू डिसोसिएशन। तो इसीलिए अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि जो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होती हैं उनका जो वांटा फैक्टर आई होता है वो लगभग 1 के ही बराबर होता है। तो दोनों की वैल्यू लगभग क्या है, सेम है, और वही हमसे पूछ रहा है कि विल हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन प्योर वाटर। क्या होता है कि जब एक प्योर वाटर में हम लोग रेड ब्लड सेल्स को जो है कि श्रिंक कर देते हैं या फिर उसके अंदर जो प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप खुद से देखिए और आंसर मार्क करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दे बर्स्ट्स। वो क्या हो जाएंगी, बर्स्ट्स हो जाएंगी। इसके पीछे क्या रीजन है, देखो जरा, देखो प्योर वाटर इज हाइपोटोनिक कंपेयर टू द साइटोप्लाज्मा ऑफ द सेल। प्योर वाटर जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि हाइपोटोनिक कौन सा मिक्सचर होता है, कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। नाउ वाटर इंटर्स द सेल बाय ऑस्मोसिस। वाटर जो है होता है वो हमारे आरबीसी में ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हो जाएगा, उसके अंदर इंटर करेगा, काजिंग इट टू स्वेल एंड बर्स्ट। लाइक उससे क्या हो जाएगा, वो स्वेल होगा, मतलब कि धीरे धीरे वो वहाँ पर क्या होगा, स्वेल होगा, मतलब कि वहाँ पर ये हम कह सकते हैं स्वेल होने का मतलब फूल जाना। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल्स श्रिंक इंस्टेड। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक मिक्सर है, इसलिए ये बर्स्ट हो जाएगा, लाइक बर्स्ट होगा। लेकिन अगर ये हाइपरटोनिक होता तो ये श्रिंक हो जाता, मतलब कि सिकुड़ जाता। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। किसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का अगर हम लोगों को बताना हो तो क्या यूज होगा। करेक्ट आंसर आप मार्क कर चुके होंगे, ऑप्शन नंबर डी, पीपीएम, राइट। जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना हो तो हम किस में बताते हैं सर, पीपीएम में बताते हैं। ये तो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही होगा। For very dilute solution, especially in environmental chemistry like pollutants, concentration is expressed in parts per million ppm because molarity and molality values becomes extremely small and interconvenient to express. तो सिंपल सी बात है कि ppm में इसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट कर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास कह रहा है कि which of the following factor does not affect the solubility of a solid in liquid। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो does not affect the solubility of solid in liquid। 4 ऑप्शन है, आप करेक्ट आंसर को मार्क करिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। भाई सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को प्रेशर कोई भी अफेक्ट नहीं करता, राइट। इसके एक्सप्लेनेशन में और भी चीजें यहां पर देखने को मिल जाएंगी। देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड मेनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। Now pressure has negligible effect because solids and liquids are nearly incompressible। जो सॉलिड होता है और लिक्विड होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, वहीं पे प्रेशर का रोल कब बढ़ जाता है, जब गैस लिक्विड के अंदर हम लोग डिसॉल्व करते। समझ में आ रही है बात। अगर हमसे ये कहता कि यहाँ सॉलिड ना होकर उसकी जगह पे अगर गैस होता, गैस जो है कि गैस की सॉल्युबिलिटी की अगर बात करता तो वहां पर प्रेशर को हम नहीं मार्क करते। लेकिन सॉलिड और लिक्विड ये दोनों इनकम्प्रेसिबल हैं एक तरीके से, मतलब इनको हम लोग प्रेशर लगा करके इनका ज्यादा कुछ कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। नाउ पार्टिकल साइज में अफेक्ट द रेट ऑफ डिसोल्यूशन बट नॉट द फाइनल सॉल्युबिलिटी वंस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो ये लाइंस आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आई आप फिर से पॉज करो और इसको पढ़ो, ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर लाइक दिस सोल्यूशन इफ इट इज कंप्लीटली डिसोसिएट्स। अगर ये वाला आयन जो हमारा क्या कहते हैं सोल्यूशन है, अगर ये पूरी तरीके से डिसोसिएट होता है तो इसका आई की वैल्यू क्या होगी, वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बता दिया भैया, निकालने के लिए निकाल के बताओ। देखो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5, राइट। ये जब टूटेगा तो ये कितने आयंस हमको प्रोवाइड करेगा, 5। आओ जरा देख लेते हैं इसको। देखो
ये जो हमारा आयन है, ये जो हमारा सोल्यूशन है इसका, ये डिसोसिएट इन वाटर एज दिस। कैसे डिसोसिएट हो रहा है ये देख लेते हैं। ये जो हमारा पोटेशियम है ये 4K प्लस में डिसोसिएट होगा, यानी कि यहाँ से एक आयन हमको मिल गया, प्लस है तो यानी कि यहाँ से कितना, एक आयन मिला। और ये जो सारे के सारे हैं FeCN6, ये जो है कि कितने आयन प्रोवाइड करेंगे, 4। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। अगेन ये कैलकुलेट करने के लिए आपको समझाया गया होगा, इसलिए यहाँ पर टोटल कितने आयन मिले तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिस मीन्स इट प्रोड्यूसेस 5 आयन्स पर फॉर्मूला यूनिट, सो 1 फैक्टर आई रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड पर फॉर्मूला यूनिट इन सोल्यूशन। ओके, सो 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अ सोल्यूशन शोज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउट्स लॉ, दिस इंडिकेट्स। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो ज़्यादा डेविएशन शो कर रहा है राउट लॉ से तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऊपर भी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन देख लिया है, बट फिर भी आप इसका एक्सप्लेनेशन देखो। अ सोल्यूशन विद हायर बॉइलिंग पॉइंट हैज अ लोअर वेपर प्रेशर। अगेन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना चाहिए कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअर होता है देन प्रेडिक्टेड बाई राउट्स लॉ। Now this occurs when solute solvent interactions are stronger। ये कब होता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो हो क्या हो, स्ट्रॉन्गर हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को ना छोड़ें। देन सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस रिजल्टिंग इन नेगेटिव डेविएशन, सच सोल्यूशन रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू बॉयल। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, तो अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको फिर से पढ़ो और इसका तो आप नोट्स भी बना लो क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट लाइंस भी हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास कह रहा है कि विच यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसमें से कौन है जो टेम्परेचर का, उस टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, उसको टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं है। 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोलैलिटी। मोलैलिटी जो होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, तो उसको टेम्परेचर से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम परसेंट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम परसेंट ये सब वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं विद चेंजेस विद टेम्परेचर। जो चेंजेस होते हैं मतलब टेम्परेचर के साथ साथ देखो जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा ही होगा। ड्यू टू एक्सपेंशन आर कॉन्ट्रैक्शन, आप सभी लोगों को पता है कि जब टेम्परेचर वगैरह हम लोग बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो या फिर डिक्रीज भी होता है। इसलिए नाउ मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट। जो मोलैलिटी होता है ये तो मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट पे तो विच डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर। जो टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से इसका मास थोड़ी कम या ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जो मोलैलिटी होता है ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, मेकिंग इट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड प्रीफर्ड फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस। ओके, सो 25 हमारे पास क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज। जब NaCl को हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं, NaCl मतलब नमक को जब वाटर के अंदर ऐड करते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज। ऊपर भी हमने देख लिया था, दिस इज बिकॉज। ये ऐसा क्यों होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आप नहीं समझ पा रहे हो ना तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर मार्क करो। देखो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेज। वेपर प्रेशर जो होगा वो सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, जिसके वजह से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। राइट, इसको जरा अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। व्हेन NaCl डिसॉल्व्स इट डिसोसिएट इनटू आयंस। जब NaCl को वाटर के अंदर आप डिसॉल्व करोगे तो ये आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। अब अगर ऐसा ये होता है विच रिड्यूसेस द वेपर प्रेशर, अगर ये ऐसे आयंस में टूट गया तो ये वेपर प्रेशर को क्या कर देगा सर, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा ऑफ द सोल्यूशन कंपेयर टू प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा उससे इसका वेपर प्रेशर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। नाउ द सिस्टम देन रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर टू सॉलिडिफाई। इसीलिए जो हमारा सिस्टम होगा उसको कम ही टेम्परेचर लगेगा इसको सॉलिडिफाई करने के लिए। नाउ टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड फेज काजिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अ कोलिगेटिव इफेक्ट। ये अगेन एक कोलिगेटिव इफेक्ट ही है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि जो क्या कहते हैं आइसक्रीम इंडस्ट्रीज है उसमें क्या होता है कि जब मास लेवल पे हमें बर्फ बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि वाटर के अंदर NaCl ऐड करके और तब जाके हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर उसको जमाते हैं, पानी को बर्फ बनाते हैं। इससे क्या होता है कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है और कम ही टेम्परेचर पे वो जो है कि फ्रीज होने लगता है। ओके, क्लास 12 तो ये था हम लोगों का 25 क्वेश्चन। देखो इस 25 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में 25 क्वेश्चन है बट एक्सप्लेनेशन में उससे कहीं ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये 25 क्वेश्चन अभी के लिए हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे। इस चैप्टर से आपके 50 MCQs हो जाएंगे जो कि मोर एंड एनफ है। अगर आप उसके आसपास के जितने भी फैक्ट्स हैं उसको अच्छे से लर्न कर पाओ तो ये 50 MCQs आपके लिए काफ़ी होंगे। राइट, तो ये फर्स्ट वीडियो था आज के लिए 25 क्वेश्चन का। इसके अगले वाले वीडियो में 25 क्वेश्चन और आने वाले हैं, उसको आप मिस मत करिएगा। स्टे ट्यून। क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू।
मिलते हैं अगली क्लास में।